understand the two-stage discounting model once again so as to have even better clarity. And how do we understand this? We understand this as number one, the step one. So what is the step one in using two-stage discounting model? Step number one is ascertain the explicit forecast period and the terminal period. Please remember, terminal period is also referred as continuing period. एंड टर्मिनल पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है? जहाँ से एक्सप्लिसिट फोरकास्ट पीरियड खत्म होता है उसके अगले दिन से टर्मिनल पीरियड स्टार्ट होता है. तो अब हम क्या करेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि जो एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे हैं, जो केस हम डिस्कस कर रहे हैं, उस केस का एक्सप्लिसिट फोरकास्ट पीरियड 5 साल का है. ऐसा हम मान के चलेंगे फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. So that is step number one. Step number one, break the life of the project, life of the company into two parts, explicit forecast period and the terminal period. Terminal period is also known as continuing period. और हमारा explicit forecast period 5 साल का है और हमारा जो टर्मिनल पीरियड है वो 5 साल के बाद से शुरू होता है. सो दैट इज स्टेप नंबर वन. नंबर टू, सेकेंड स्टेप व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू एस्टिमेट ग्रोथ रेट. तो हमको ये एस्टिमेट करना पड़ेगा कि हमारी ग्रोथ रेट क्या है. ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द एक्सप्लिसिट फोरकास्ट पीरियड एंड ड्यूरिंग द टर्मिनल पीरियड or during the continuing period. And I'm repeating it once again for the sake of clarity. Continuing period is same as the terminal period. Okay. अब हम क्या करते हैं, हम बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मान के चलते हैं कि हमारी जो ग्रोथ रेट है ड्यूरिंग दी एक्सप्लिसिट फोरकास्ट पीरियड वो 12% की है. और हम ये मान के चलते हैं कि हमारी जो ग्रोथ रेट है ड्यूरिंग दी टर्मिनल पीरियड वो 6% की है. राइट. सो प्लीज रिमेंबर, ड्यूरिंग दी explicit forecast period your growth is going to be more than normal, and during the terminal period your growth is going to be normal. As a matter of fact, this is what differentiates life of a company into two parts. So जब तक आपकी कंपनी हाई रेट से ग्रो करने वाली है वो सारा पीरियड आपका एक्सप्लिसिट फोरकास्ट पीरियड होता है, और जहाँ से ये हाई ग्रोथ बंद हो जाती है और नॉर्मल ग्रोथ चालू हो जाती है वहाँ से आपकी कंपनी का टर्मिनल पीरियड चालू हो जाता है. तो अब हमने ये भी समझ के ले लिया कि हमारी एक्सप्लिसिट फोरकास्ट जो पीरियड है उसमें हमारी ग्रोथ रेट 12% की होगी, और जो हमारा कंटिन्यूइंग पीरियड है, जो हमारा टर्मिनल पीरियड है, उसमें हमारी ग्रोथ 6% की रहेगी. ओके. नाउ लेट्स कम टू द थर्ड स्टेप. थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप इज एस्टिमेट प्रोजेक्टेड फ्री कैश फ्लो. अभी हम इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ गए हैं कि डिस्काउंट किसी भी कंपनी की वैल्यू कहाँ से आती है. किसी भी कंपनी की वैल्यू आती है कि वो कंपनी कितना कैश जनरेट करती है, कितनी इनकम जनरेट करती है. कंपनी की वैल्यू वहाँ से आती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी इनकम जनरेट नहीं कर रही है, कैश जनरेट नहीं कर रही है और ना ही आगे कभी करने वाली है, तो क्या इस कंपनी की कुछ वैल्यू होगी? इस कंपनी की वैल्यू होगी विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू दी रियलाइजेबल वैल्यू फ्रॉम द सेल ऑफ द एसेट्स. इस कंपनी की गोइंग कंसर्न वैल्यू नहीं होगी. सो दैट इज वाई थर्ड स्टेप हमें क्या करना है, जिस कंपनी का हमको वैल्यूएशन करना है उस कंपनी को हमको बोलना है कि भाई आपकी कंपनी के अगले 5 जो आपका एक्सप्लिसिट फोरकास्ट पीरियड है विच इज़ ऑफ 5 years. सो आपकी कंपनी का जो एक्सप्लिसिट फोरकास्ट पीरियड है जो कि 5 साल का है, प्लीज़ गिव अस द फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस और द कैश फ्लो प्रोजेक्शंस फॉर नेक्स्ट 5 years. And that is the information that you need from the company. The company will give you the cash flow projections for next 5 years. Now now what you have to do,
as a valuation professional, you have to take all precautions in validating the cash flow projections that you have received from the client. तो जो क्लाइंट ने आपको कैश फ्लो प्रोजेक्शंस दिए हैं, आपको क्या करना है, आपको वो अच्छी तरह से उनको एग्जामिन करके लेना है, समझ के लेना है कि उसमें कुछ कोई गड़बड़ ना हो. ओके, अब अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप होगा डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अब प्लीज रिमेंबर, योर determine the cost of capital, and how do you determine the cost of capital and which cost of capital you should determine? Let's understand that. Remember, your cash flows can be of two type. Your cash flow can be FCFF. तो आपका जो क्लाइंट है जो आपको कैश फ्लो दे रहा है वो आपको FCFF दे सकता है, that is free cash flow for the firm, or he can give it to you something which is known as FCFE, free cash flow for equity. समझ के लीजिए दोनों में क्या फ़र्क है. FCFF का मतलब है फ्री कैश फ्लो फॉर द फर्म. दैट मीन्स कैश फ्लो which is available for the benefit of all the stakeholders, that is your free cash flow for the firm. And what is free cash flow for equity? Free cash flow for equity का मतलब है cash flow which is available only for the benefit of equity shareholders of the company. So that's your step number 3. तो आपने क्लाइंट ने आपको कैश फ्लो दे दिया. अब क्लाइंट को क्या चाहिए? क्लाइंट को एंटरप्राइज वैल्यू चाहिए या क्लाइंट को equity वैल्यू चाहिए? That client has to tell you कि भाई I want you to tell me what is the enterprise value, or I want you to tell me what is the equity value. Why is that so? That is because अगर client को enterprise value चाहिए तो client has to give you FCFF. अगर client को enterprise value चाहिए तो client has to give you FCFF. और अगर क्लाइंट को equity वैल्यू चाहिए तो क्लाइंट हैज़ टू गिव यू FCFE. यानी कि जो प्रोजेक्टेड कैश फ्लो देगा उसमें आपको कौन सा कैश फ्लो देना है, उसको FCFF देना है अगर उसको एंटरप्राइज वैल्यू चाहिए, और उसको FCFE देना है अगर उसको equity वैल्यूएशन चाहिए. दैट इज व्हाट द equity वैल्यूएशन देना होगा. ओके, नाउ द फोर्थ स्टेप is to determine the cost of capital. And how do we determine the cost of capital? Prasanna sir, would you like to tell me as to how would you determine the cost of capital?